बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से नज़रिया रोज़गार केन्स का नज़रिया रोज़गार लेकर वीडियो के पार्ट नंबर 2 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये अलग अलग चीज़ें बताई थी, उससे पीछे वाली वीडियो में मैंने ये 3 चीज़ें अलग अलग बताई। तो स्टूडेंट, आज हम इसको डायग्राम में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी बता चुका आपको कि जैसे जैसे रोज़गार में इजाफा होगा पैदावार में इजाफा होगा, पैदावार में इजाफे से उसके अखराजात भी ज़्यादा होते चले जाएंगे और उसका एक्सपेक्टेड मुनाफा भी ज़्यादा होता चला जाएगा। जब वो ज़्यादा पैदावार लेकर ज़्यादा मजदूर काम पर लगाकर ज़्यादा खर्चे करेगा तो वो मुनाफा भी ज़्यादा चाहेगा। दरअसल मजमूई रसद की कीमत मजमूई तलब की कीमत में मामूली सा फ़र्क है। वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ओनर ये कहता है कि जब मैं 30 मजदूर या 30,000 मजदूर काम पर लगाता हूँ तो उन 30,000 मजदूरों की पैदावार को बेचकर मुझे जो पैसे हासिल होते हैं वो कम अज़ कम 500 मिलियन हासिल होगा तो मैं इन तमाम के अखराजात पूरे कर सकूँगा। अगर 30,000 मजदूरों को काम पर लगाकर मुझे 500 मिलियन रुपये नहीं मिलते तो मेरे इनके अखराजात पूरे नहीं होते, लिहाजा मैं ये सप्लाई नहीं कर सकता। इस सप्लाई को लेने के लिए, इस पैदावार को लेने के लिए मेरा कम अज़ कम 500 मिलियन खर्चा है। ये मुझे मार्केट में चीज़ें बेचकर मिलेगा तो मैं पैदावार हासिल करूंगा, वरना मैं ये पैदावार में ये सप्लाई हासिल नहीं करूंगा। मैं ये चीज़ें नहीं बेचूंगा, मैं ये चीज़ें नहीं बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा। जबकि मजमूई तलब की कीमत वो कीमत होती है जो उसकी तमन्ना है कि ये तो मुझे मिलेगा तो मैं काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो, 500 तो मेरा खर्चा है जिसमें उसकी अपनी तंजीम की अपनी प्रॉफिट भी शामिल है, तो 500 मिल जाए तो वो खुश है, कारोबार करेगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो 500 की बजाय 530 मिल जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि यह वो पैसा है जो उसके अखराजात की मद में वो महसूस करता है कि मुझे इतने मिलेंगे। ये वो पैसा है जिसको वो हासिल करना चाहता है। इतने पैसे तो वो हर कीमत पर हासिल करेगा और 530 की वो तमन्ना करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा चाहता है। अगर वो 30,000 मजदूर काम पर लगाता है तो उस पर होने वाले अखराजात 500 मिलियन के बराबर हैं और तमन्ना उसकी ये है, रसद उसको इतने में मिल रही है, उस रसद को बेचकर डिमांड वो ये कर रहा है 530 की। अगर मज़ीद मजदूर काम पर लगा देगा तो उसकी पैदावार की वजह से ज़्यादा अखराजात हो जाएंगे, लिहाजा रसद पर जो खर्चा आएगा वो 550 हो जाएगा। अब वो इस रसद को मार्केट में बेचकर जो पैसा डिमांड करेगा, तलब करेगा, वो 570 है। और अगर 40,000 मजदूर काम पर लगाता है तो हमारे पास मजमूई रसद की कीमत जो है वो 600 हो जाएगी, जबकि वो तलब की कीमत जो है वो 610 हो जाएगी। एक मौका ऐसा ज़रूर आएगा जब ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। जिस जगह पर ये दोनों कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, जिस मज़दूरों की जिस तादाद पर एग्रीगेटेड सप्लाई प्राइस, एग्रीगेटेड डिमांड प्राइस हम बराबर हो जाते हैं, इस ही नुक्ते को हम इफ़ेक्टिव डिमांड का नाम देते हैं। इसी को हम रोज़गार का नुक्ता भी कहते हैं। जिस जगह पर ये दोनों कुव्वतें इकट्ठी हो जाती हैं इसे मौसर तलब का नुक्ता कहते हैं। जेएम केन्स के मुताबिक यही दरअसल फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसका पॉइंट है। यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारा एग्रीगेटेड डिमांड प्राइस का खत ऊपर है, एग्रीगेटेड सप्लाई का खत नीचे है। जब ये हमारे पास डिमांड का खत ऊपर है तो हमारे पास सप्लाई का खत नीचे है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अखराजात इतने हैं जबकि वो पैसा मार्केट में इतना डिमांड कर रहा है, ये उसका ज़्यादा मुनाफा है। जितना मुनाफा ये ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कारोबार में वो इंटरेस्ट लेगा, जितना ज़्यादा कारोबार में इंटरेस्ट लेगा उतने ही रोज़गार पर मजदूर भी हायर करेगा। अगर जब तक ये मुनाफा और उसके अखराजात की जो मद है इसमें डिस्टेंस मौजूद रहेगा वो अपने कारोबार को बढ़ाता चला जाएगा। यहाँ आप देखें इस पॉइंट पर भी उसकी एग्रीगेटेड सप्लाई वो इतने में आ सकती है, इतने में वो सप्लाई हासिल कर रहा है, लेकिन इस सप्लाई को बेचने के लिए वो इतने पैसे चाहता है। ये जो है उसका मुनाफा बहुत ज़्यादा है। जब तक ये मुनाफा ज़्यादा होता चला जाएगा, जब तक ये मुनाफा ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड इनकम ज़्यादा होगी, तब तक वो रोज़गार बढ़ाता चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट करता चला जाएगा।
ہم دیکھیں کہ یہ ڈسٹینس کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپلائی پر ہونے والے اخراجات اور اس کی مارکیٹ میں بیچنے کے بعد آنے والے پروفٹ کا ڈسٹینس کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کم ہوتے ہوتے اس پوائنٹ پر آ جائے گا، جس پوائنٹ پر یہ دونوں قوتیں باہم برابر ہو جائیں، بس وہی ہمارا روزگار کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اونر 45,000 مزدور کام پر لگائے گا، 45,000 مزدوروں کو کام پر لگا کر 650 ملین اس کا ایگریگیٹڈ سپلائی پرائس ہے، اور 650 ملین ہی ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ پرائس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 45,000 مزدوروں کی تعداد ایک ایسی تعداد ہے جس پر اس کے ہونے والے اخراجات جو اسے پے کرنے ہیں سپلائی لے کر، وہ ہے 650 بلین، اور اسی پر وہ سیٹسفائی بھی ہو گیا ہے پوری طرح۔ ڈیمانڈ بھی وہ یہی کر رہا ہے، سپلائی بھی اس کو اتنے پر ہی پڑ رہی ہے، ڈیمانڈ بھی وہ اتنے ہی کی کر رہا ہے۔ تو کسی قوم کا یہ نقطہ جس کو ہم مؤثر طلب کا نقطہ کہتے ہیں، یہی دراصل اس قوم کی مجموعی طور پر ہونے والی روزگار کی سطح بھی ہوتی ہے۔ تو قوم کی روزگار کی مکمل روزگار کی سطح اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر اے ایس پی اور اے ڈی آپس میں برابر ہو جائے، اسی کو ہم مؤثر طلب کا نقطہ، اسی کو ہم مکمل روزگار کا نقطہ بھی کہتے ہیں۔ جب تک یہ یوں رہے گا تب تک وہ پیداوار کو بڑھاتا چلا جائے گا، مزدوروں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ جس پوائنٹ پر یہ دونوں باہم برابر ہو جائیں گے، بس اسی پوائنٹ پر وہ اپنی پیداوار کو سٹاپ کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، یہاں 650 جو ہے رسد پر خرچہ ہو رہا ہے، رسد کی قیمت ہے، اور 650 ہی وہ طلب کر رہا ہے، اس کی طلب کی قیمت ہے۔ تو جب دونوں باہم برابر ہیں تو اس کو منافع کہاں ہے؟ خیال رکھیے گا کہ جب آپ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کے اخراجات اس میں شامل ہیں، جس میں تنظیم کا پروفٹ بھی شامل ہے۔ تو دراصل اس میں اس نے اپنا پروفٹ شامل کیا ہوا ہے، اس لیے اس پروفٹ پر بھی، لویسٹ پروفٹ پر بھی، مناسب پروفٹ پر بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹس ملتا رہے۔ تو اسٹوڈنٹ، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام۔